हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूनिट 7 टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले हम यूनिट 6 अपलोड कर चुके हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस था हिस्ट्री में। तो आप उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज इसकी पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 यूनिट हैं जो TLP पे बेस्ड हैं। इनमें से एक एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर बार एग्जाम में, तो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो हम इसमें क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, नेचर, स्कोप और स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन, उसका मीनिंग, नेचर, ये पर्टिकुलर दो सेक्शन में डिवाइड है, सब सेक्शन में। एम्स, ऑब्जेक्टिव और क्या क्या मेथड यूज़ किए हैं पॉल साइंस को पढ़ाने में, उसके रिसोर्सेज, एंड इन लास्ट सम अप। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स देखिए, ह्यूमन जो सोसाइटी है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। फॉर द एग्जिस्टेंस एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इंडिविजुअल जो है उसका एक पार्ट होता है, उसको अवेयर रहना चाहिए उसके बेसिक एलिमेंट के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में। तो हमें जो है एसेंस ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी को बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स जो हैं, रेगुलेशन जो हैं, वो फॉलो अप करने चाहिए। और जो रूल्स जो हैं वो हमें बताता है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हमें ये समझ आता है कि कौन कौन से एसेंशियल फंक्शन हैं, कौन से ऐसे रूल्स हैं जो सोसाइटी में परफॉर्म किए जाते हैं, कैसे पीपल गवर्न होते हैं और आर गवर्नड इन द सोशल सेटअप या फिर सोसाइटियल सेटअप। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे डोमेन हैं जो पोल साइंस के अंदर आते हैं। तो आइए इसके ऑब्जेक्टिव देखने हैं। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि मीनिंग और ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन ऑफ पोल साइंस क्या होता है, स्कोप क्या होता है उसका, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, नीड क्या पड़ती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की पोल साइंस के, वेरियस टीचिंग लर्निंग मेथड कौन से हैं, रिसोर्सेज कौन से हैं, रोल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या है पोल साइंस में। तो ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग, नेचर और स्कोप हम देखते हैं। देखिए, पोल साइंस का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल साइंस जो है एक सोशल साइंस डिसिप्लिन है जो कंसर्न करता है स्टडी ऑफ द स्टेट, नेशन, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट में। अरिस्टोटल यानी अरस्तु ने कहा है कि एक स्टडी ऑफ स्टेट है जिसे हम पोल साइंस बोलते हैं, जिसमें स्टेट के बारे में स्टडी की जाती है, एक राज्य को पर्टिकुलर पढ़ा जाता है, जो डील करता है उसकी थ्योरी, प्रैक्टिस किसी भी पॉलिटिक्स की, और एनालिसिस होता है उसी पॉलिटिकल सिस्टम का, पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिकल कल्चर, ये सब हम पोल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। तो इंटरसेक्ट करता है काफ़ी सारी अदर फील्ड से भी, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, पब्लिक पॉलिसी, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, कोऑपरेटिव कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी। तो ये सब इसके अंदर आने वाले पार्ट हैं। तो पोल साइंस को एक इंटीमेटली रिलेट किया जाता है एक वर्ड पॉलिटिक्स से, जो एक डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड पॉलिस से, जिसका मतलब होता है सिटी, स्टेट। तो जनरल फॉर्म जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की है वो ग्रीस से है। तो उसके बाद अगर इवोल्यूशन देखें पोल साइंस का, तो पोल साइंस एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसका एम क्या होता है, टू अचीव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल, ताकि एक इंडिविजुअल के भले के बारे में सोचा जा सके इस ऑर्गेनाइज सोसाइटी में, बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल। तो जोन सी प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल को फेस करनी पड़ती है, उसके लिए क्या क्या हम रेमेडियल सजेशन लेके आए, ये सब पोल साइंस में लिखा होता है। अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स को एक मास्टर साइंस बोलते हैं। तो और डेविड जो ईस्टर्न है वो पॉलिटिक्स को अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ बोलते हैं। फ्रेंड्स, एक पर्सन थे सीले, वो कहते थे कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है फेनोमेना ऑफ गवर्नमेंट एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो डील करता है वेल्थ से, बायोलॉजी है जो डील करता है लाइफ से, एल्जेब्रा जो है वो डील करता है नंबर से, इसी तरह ज्योमेट्री जो है वो डील करता है स्पेस एंड मैग्नीट्यूड। तो काफ़ी सारी यहाँ पे डेफिनेशन है, कोई भी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। तो पोल साइंस जो है वो एक ओनली डिसिप्लिन नहीं है जो ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ता है, जो एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रहता है, इसलिए हम ये इसको मतलब आइसोलेशन में या वैक्यूम में नहीं रख सकते। पोल साइंस जो है स्टडी करता है पॉलिटिकल साइकोलॉजी ह्यूमन बींग्स की, और यही साइकोलॉजी और टेंडेंसी जो है इन्फ्लुएंस्ड होती है काफ़ी सारे फैक्टर्स से जो सोशली, इकोनॉमिकली और जोग्राफिकली उस पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो देखिए, नेचर और स्कोप कैसा है पोल साइंस का। नेचर जो है पोल साइंस का वो डायनामिक है, वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होता रहता है। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती रहती है तो वो भी तो पोल साइंस के अंदर ही आती है। इसी तरह से पोल साइंस पूरा जो है एक डायनामिक सब्जेक्ट के अंदर आता है जिसमें वाइड रेंज ऑफ स्टडी हम करते हैं। देखिए, किसी का भी स्कोप क्या होता है कि वो कितना एरिया अपने अंदर कवर करता है या क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर पढ़ते हैं। तो इसका एक काफ़ी वाइड रेंज होता है, ये हमेशा ग्रो करता रहता है, डेवलप करता रहता है पोल साइंस। ये सिर्फ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल का रोल क्या होता है हमारी स्टेट में, ये भी हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है। बाय द टर्म स्कोप, देखिए टर्म जो स्कोप है उसका मतलब क्या है, ब्रेड्थ,
कॉम्प्रिहेंसिवनेस, वेराइटी एंड एक्सटेंट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस, कि कौन कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस है, ब्रेड कितना कॉम्प्रिहेंड है, कितना वाइड है, क्या क्या वेराइटी अपने अंदर रखता है, तो सब इसी के अंदर ही आता है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो सब्जेक्ट मैटर है वो काफ़ी स्किल डेवलप करता है स्टूडेंट के अंदर एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ सोसाइटी। तो इंश्योर करता है एक इंटेलिजिबिलिटी और एक्सटेंशन उसका एक्सपीरियंस रादर देन मेयर वर्बल मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट। सिर्फ इसमें वर्बल मेमोराइजेशन नहीं है फैक्ट्स की, उनको एक एक्सपीरियंस भी पर्टिकुलर गेन होता है पोल साइंस के थ्रू। तो देखिए पोल साइंस जो है इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ स्टेट, नेशन, नीदर द स्टेट नोर द नेशन कैन बी टॉट इन आइसोलेशन। तो स्टेट और नेशन दोनों पढ़ते हैं, लेकिन दोनों आइसोलेट होकर नहीं पढ़े जाते। तो स्कोप जो सोशल साइंस का होता है, स्पेशली पोल साइंस का होता है, वो बहुत बड़ा है, बिकॉज ये क्या क्या इंक्लूड करता है, नॉलेज एंड स्फीयर ऑफ लाइफ एज जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चर, साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, इन सब से जुड़ी हुई है। फ्रेंड जो पोल साइंस है वो एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, एक सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये काफ़ी सोशल साइंस के बाकी पार्ट से भी जुड़ा हुआ है, इंटरडिसिप्लिनरी है ये बाय नेचर, जो इम्प्लाइज करता है दैट इट ड्रोज अपॉन अदर सोशल डिसिप्लिन और ब्रांचेज ऑफ नॉलेज एंड डिपेंडेंट ऑन देम इन वेरियस वेज। तो हम देखते हैं कैसे। देखिए स्टडी ऑफ कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सबको पता है कोज एंड इफेक्ट जो है वो साइंस का एक रिलेशनशिप है। तो ये एक जो पॉल साइंस है उससे भी रिलेट करता है। जैसे हमारे प्रेजेंट डे लाइफ में क्या होता है, हम कोई भी इवेंट या कोई भी हैपनिंग जो रिजल्ट है वो किसी एफर्ट का होता है जो पास्ट में हुई है। हमारा सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ का रिजल्ट है, और जो एनवायरमेंटल एक्टिविटी पास्ट में हुई है उनसे भी ये मिलकर चेंज हुआ है। तो जो वर्किंग ऑफ टुडे विल अफेक्ट द कंडीशन इन द फ्यूचर। तो सेम ऐसा ही हुआ है कि जो पास्ट में हुआ है उसका अफेक्शन आपको आज दिख रहा है, और जो आज हम कर रहे हैं उसका अफेक्ट लोगों को फ्यूचर में नजर आ जाएगा। तो कोज एंड इफेक्ट जो है रिलेशन, ये डिकेड टू डिकेड चलता आ रहा है। तो इसी रिलेशन की वजह से हम कह सकते हैं इसको एक साइंस डिसिप्लिन भी माना जा सकता है, क्योंकि साइंस जो है कॉज एंड इफेक्ट से रिलेट करता है। तो इसलिए जो ये सब्जेक्ट है पोल साइंस वो भी एक कॉज एंड इफेक्ट का कारण है। कौन सी गवर्नमेंट आज है, कौन सी कल होगी, किस वजह से वो जाएगी, तो ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें जो है कॉज एंड इफेक्ट पे डिपेंड करती हैं। देखिए स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप है ह्यूमन बींग्स का, पीपल का पीपल के साथ, पीपल का इंस्टीट्यूशन के साथ, पीपल का अर्थ के साथ, या पीपल का किसी गुड्स के साथ, तो ये एक्सप्लेन करता है पीसफुल वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप लोगों का आपस में, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी और पर्टिकुलर पर्सन के साथ, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो गोल ऑफ टीचिंग पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, इज टू इंटीग्रेट स्कूल एंड सोसाइटी बाय टेकिंग एन एक्टिव रोल इन सोशल इंस्टीट्यूशन। और इस रिवील के लिए पैटर्न ऑफ बिहेवियर को हम इंडिकेट करते हैं कि डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ सच एज एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग अदर्स। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि हम लोगों के हिसाब से चलें, लेकिन लोगों को भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, वैल्यू करना, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इन देयर सराउंडिंग्स। सोशल साइंस जो है डील करता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, देयर वे ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट एंड पास्ट, उनके सिग्निफिकेंट जो अचीवमेंट्स थी, उनके इंस्टीट्यूशन, उनकी प्रॉब्लम ऑफ लाइफ जो उन्होंने फेस की हैं विद द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू न्यू आइटम्स, कुछ भी नया याद करते वक्त कोई भी दिक्कत आना, कोई भी हैपनिंग जो हो रही हो रिपोर्टेड इन डिफरेंट मीडिया। तो ये हेल्प करता है लर्नर को बिकम प्रोफिशिएंट इन आइडेंटिफाइंग द प्लेसेस वेयर द इवेंट्स टेक प्लेस। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सोसाइटी। देखिए सब्जेक्ट मैटर सोशल साइंस का जो है कंसिस्ट करता है काफ़ी डिफरेंट ट्रेडिशन, कस्टम्स, रिचुअल्स एंड आइडियाज़ ऑफ सोसाइटी जो डेवलप हुए हैं फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड टू प्रेजेंट टाइम। तो सोसाइटी जो है स्टार्ट होती है फैमिली से और जो गोज ऑन करती है टू द इंटरनेशनल लेवल। तो सबके साथ जो रिलेशनशिप अच्छे होनी चाहिए, ये भी एक हमारा पोल साइंस का पार्ट है। नेक्स्ट है फंक्शनल स्टडी क्या होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। देखिए फ्रेंड्स सोशल साइंस और नेचुरल साइंस जो है आपस में इंटर रिलेट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। देखिए जो अमाउंट्स थॉट्स हैं, जो अमाउंट ऑफ थॉट्स है, वो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉलेज है, वो सोशल साइंस का जो एरिया है बहुत वास्ट है एज कम्पेयर टू नेचुरल साइंस। ऑल्दो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक बिल्ड कर रहे हैं ग्रेट मटीरियल सिविलाइजेशन, मटीरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, नागरिक सभ्यता यहाँ बन चुकी है। शी हैज़ नॉट बीन एबल टू अप्लाई हिज और हर रीजन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एज। तो ऐसा कोई वो नहीं है जिससे वो कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एज की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक रीज़न अप्लाई कर पाए। तो फ्रेंड्स ओनली थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड थॉट जो है वो सोशल साइंस एबल होते हैं अपनी बाउंड्री ऑफ नॉलेज को एक्सटेंड करने में। काफ़ी सारे डिवाइस मेथड होते हैं जो सोशल प्रोसेस की लैगिंग को एंड करते हैं। सोशल साइंटिस्ट जो है वो आइडियाज़ कहाँ से गेट करते हैं, फ्रॉम द सोसाइटी ओनली। उनकी इन्वेंशन, डिस्कवरी जो भी है वो प्रूव कब होती है, जब वो सोसाइटी में एप्लीकेबल होती है। अगर सम अप करें तो पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपस में मतलब बिना दूसरे डिसिप्लिन के कोई काम का नहीं है। तो इसकी स्टडी इनकम्प्लीट है विदाउट रियलाइजिंग इट्स रिलेशनशिप विद अदर एरियाज ऑफ सोशल साइंस। तो हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है फॉर सक्सेसफुल आउटकम ऑफ एजुकेशनल एफर्ट्स। हमें इसको बाकी सारे डिसिप्लिन के साथ जोड़ कर रखना है। सो फ्रेंड्स बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कुछ मेन पॉइंट पॉलिटिकल साइंस के हम देखते हैं। देखिए एरिस्टोटल जो थे वो वर्ल्ड के फेमस ग्रीक फिलोसफर थे। इन्हें ही फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन वेस्ट कहा जाता था।
उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो मनु जो हैं वो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया कहलाते थे। इनके द्वारा लिखी गई मनुस्मृति जो थी वो पहली लॉ बुक थी इंडिया की। नेक्स्ट इनके बाद कौटिल्य थे, जिनके बारे में सब जानते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र नाम से एक बुक लिखी थी जो बहुत ही फेमस हुई थी इंडियन पॉलिटी में। तो फ्रेंड्स, अगर हमने जैसे भी पढ़ा, तो अगर आप मेन पॉइंट देखना चाहते हैं कि नेचर पॉलिटिकल साइंस का क्या था, यहाँ पे पॉलिटी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स नहीं है, बल्कि एक मैकेनिज्म भी है अचीविंग सोसाइटियल गोल्स, ताकि हम एक सोसाइटी से रिलेटेड जो पर्टिकुलर गोल्स हैं उसको अचीव करें। अगर बात करें नेक्स्ट नेचर की, तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक स्टडी है ऑफ स्टेट इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। क्योंकि देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों से मिली है, तो यही चीज़ हमारा नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल फंक्शन। ये नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंडर आता है। उसके बाद जो पब्लिक पॉलिसीज़ है उसकी भी स्टडी इसके अंदर आती है। सब फील्ड्स हैं, तो पब्लिक पॉलिसीज़ का मतलब क्या है कि जैसे कोई अगर पर्टिकुलर प्रॉब्लम है पॉलिसी से रिलेटेड, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करना, फिर एक न्यू पॉलिसी फॉर्म करना, फिर उसको अडॉप्ट करना, इंप्लीमेंट करना, इवेल्यूएट करना। नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स, जो भी चीज़ें नेशनल से रिलेटेड होती है, हमारे नेशन से रिलेटेड होती है, वो भी नेचर ऑफ पोल साइंस के अंडर आती हैं। और इंटरनेशनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, तो ये भी हम पोल साइंस के अंदर ही पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको भी पहले भी बताया था कि पॉलिटिक्स को जो है वो एज अ साइंस रिगार्ड किया जाता है कहीं पे, क्योंकि हमने इसमें पहला स्टडी ऑफ कोज एंड इफेक्ट देखा था। दूसरा हमने ये बात की थी कि सिस्टमेटिक मैनर में काम करता है। नेक्स्ट हमने ये भी देखा था कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो पॉसिबल होता है पॉलिटिक्स में। और पॉलिटिकल साइंस लाइक अदर साइंस होती है, हैज़ एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल लॉज भी होते हैं इसके अंदर। तो ये था फ्रेंड्स इसका नेचर, और पॉलिटिकल साइंस को एज अ साइंस क्यों बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की। तो देखिए इसके स्कोप में क्या है, स्टडी की जाती है ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये सबको ही पता है कि पॉलिटी में किसके बारे में पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ा जाता है, जिसके 3 मेन पार्ट हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है, एसोसिएशन पीपल के साथ, एसोसिएशन गवर्नमेंट के साथ, और इंस्टीट्यूशन जो है हमें प्रोवाइड करता है यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्टेट के। जो नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप में वो ये है कि स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। ये सभी पॉलिटी के अंदर आता है। नेशनल इश्यूज़ के अंदर आप ले सकते हो कि बेसिक जो हमारी नीड्स हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये अच्छे से प्रोवाइड करना, हमारी हेल्थ केयर और एजुकेशन जो मस्ट है आज के टाइम में। और इंटरनेशनल इश्यूज़ में मेनली सबको पता है टेररिज्म, तो इस पर काम करना, दैट इज़ ऑल्सो पॉलिटी के अंदर उसका एक स्कोप है। अगर उसकी बात करें स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, तो वो भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप के अंदर आता है। और स्टडी ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो पास्ट में आई लेकिन हेल्पफुल नहीं थी, फ्रूटफुल नहीं थी। उसके बाद प्रेजेंट की पॉलिसीज़ और जो फ्यूचर में जाकर हमें बेनिफिशियल देने वाली है, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं एज अ स्कोप इन पॉलिटिकल साइंस के अंदर आती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस करिकुलम। देखिए करिकुलम जो है प्लान्ड होना चाहिए, पर्पसफुल लर्निंग एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस जो भी एक स्कूल लर्नर को प्रोवाइड करना चाहता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सब जो है डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स उसमें होने चाहिए। करिकुलम में कोई भी मटेरियल और एक्टिविटी जो लर्निंग को अफेक्ट करे, डेवलपमेंट को, एटीट्यूड को, स्किल्स को, बिहेवियर को, किसी भी चिल्ड्रन को अफेक्ट करे, वो उस करिकुलम में पर्टिकुलर होनी चाहिए। इसमें सब्जेक्ट मैटर, एक्सपीरियंस, ये सब होना चाहिए, जिसका मेन एम ही यही है टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट। और वेरियस पॉलिटिकल और जो सिविक्स ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब की नॉलेज करिकुलम के अंदर, मतलब इसका एम होना चाहिए कि स्टूडेंट को ये सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाए। अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्या होते हैं करिकुलम कंस्ट्रक्शन के, तो सबसे पहला चाइल्ड सेंटर। देखिए एक स्टूडेंट को सेंटर में रखकर करिकुलम को डिज़ाइन करना चाहिए। एज और स्टेज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। बैकग्राउंड, डाइवर्सिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड सबको कंसीडर करके चलना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ डायरेक्ट लर्निंग सिचुएशंस एंड एक्टिविटीज़। देखिए एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्लूड डायरेक्ट लर्निंग सिचुएशन एंड एक्टिविटीज़ इन द कोर्स। एजुकेशनल ट्रिप्स हो सकती हैं, सोशल इंटरेस्ट जैसे मार्केट में होता है, पंचायत में होता है, टाउन हॉल, पावर स्टेशन, डैम, तो ये सारी चीज़ें आप उनको डायरेक्ट ले जाकर वहाँ दिखा सकते हैं। नहीं तो आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनको क्लास में ही ला सकते हो और ये सारी चीज़ों से आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट लर्निंग होती है उसमें बच्चा अच्छे से ग्रैब करता है। और अगर खुद से की हुई हो, सेल्फ लर्निंग हो, बाय वीडियो हो, तो ये भी काफ़ी टाइम तक रिटेन रहती है। नेक्स्ट है ड्यू स्कोप फॉर करंट अफेयर्स। करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए एट सम एक्सटेंट, और एकोमोडेशन होना चाहिए इंक्लूजन ऑफ करंट अफेयर्स। क्या हो रहा है हमारे करंट में, हमारे कंट्री में, हमारे नेशन में, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। इनको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट जो है करिकुलम को ध्यान में रखकर बनाया जाए प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग लेवल को। देखिए जो मॉडर्न इन्वेंशन है उन्होंने प्रैक्टिकली रिमूव की है लिमिटेशन जो टाइम और स्पेस से
रिलेटेड थे, क्योंकि अब ग्लोब इतना कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि अगर हमें कहीं भी जाना हो किसी अदर पार्ट में भी तो हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी हमें इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे लगता है कि दूसरी जो कंट्री है वो भी बस एक नेक्स्ट डोर हमारा नेबर हो चुकी है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ चुका है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी जो है ये सब यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो ये सब पॉसिबल भी सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका कल्टीवेशन ऑफ द क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया जो है डेमोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चर है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहाँ पे सारे जो सिटीजन्स हैं सबको इंडिविजुअली रखा गया है, सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं और इन्हीं के ही हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट चलती है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो ये डिसाइड करते हैं थिंग्स फॉर देमसेल्फ सो एज टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। दे शुड बी एबल टू मेक वाइज एंड इन्फॉर्म डिसीजन एंड चॉइसेस जो अपने बिहाफ पर ले सकते हैं। तो दे शुड बी एबल टू फॉलो कैजुअल रिलेशन ऑफ इवेंट साइंटिफिकली, और जो रिलेशन जो ये होता है वो कैप्टन व्यू वाइल सिलेक्टिंग द मटीरियल ऑफ द करिकुलम। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट हैं जो पॉलिटिक का करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त माइंड में होने ही चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पॉलिटिकल साइंस। क्यों पढ़ाई जाती है, देखिए सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग होती है नीड फॉर लर्निंग ऑफ पोल साइंस इन सेकेंडरी क्लासेस। एक बच्चा बड़ा हो चुका है, उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, क्या है पोल साइंस, क्या इसके अंडर आता है। एक उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पोल साइंस इन ए डेमोक्रेटिक और सेक्युलर कंट्री। नेक्स्ट उसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट द नेचर एंड फिलोसफी ऑफ पोल साइंस एंड इट्स इंटरफेस विद द सोसाइटी। एंगेज हो क्लासरूम प्रोसेस में पॉलिटिकल साइंस के बारे में, उसको पूरी अपनी नेशन का, अपनी कंट्री का, अपने जो इंटरनेशनल लेवल है सबके बारे में पता होना चाहिए। उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस करिकुलम और जो भी उसके पेडागॉजिकल इश्यूज हैं। बेसिक आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन की, रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव सिटीजन्स डेमोक्रेसी को में उसको डेवलप करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन के, इंपॉर्टेंस होनी चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन की, उसको रियलाइज़ होना चाहिए सिग्निफिकेंस ऑफ पीस क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करनी चाहिए ताकि उनको कम्युनिटी रिसोर्सेज का यूज़ करके लर्न कर पाएँ पॉलिटिकल साइंस को एक बेहतर तरीके से। तो कौन कौन से मेथड्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे मेथड हैं, इंडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, डिडक्टिव और इंटरडिसिप्लिनरी यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है आगमन, जहाँ पर पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उससे कोई नियम जनरेट किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्टिकुलर इंस्टेंस से लेकर जनरल एक कंक्लूजन हम डेवलप कर पाते हैं बाय यूजिंग सम कंक्रीट एग्जांपल्स, और जिससे हम एक कंक्लूजन और प्रिंसिपल पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है डिडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब होता है निगमन, जिसमें नियम से उदाहरण पर जाया जाता है, नियम से हम सॉल्व करके कुछ उदाहरण हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हैं प्रिंसिपल और जनरलाइजेशन उनको पहले से ही गिवन होता है और कुछ पर्टिकुलर जो एग्जांपल है या प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने को दी जाती है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। फ्रेंड, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, जिसमें टीचिंग लर्निंग का एक बेस्ट अप्रोच है, जिसमें स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सके, जो चाहे वो खुद से करे, चाहे पीयर से करे, चाहे टीचर से करे, बट खुद एफर्ट डाले ताकि वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन भी रहे और उसकी वही नॉलेज अपनी प्रीवियस नॉलेज से जुड़कर होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसका एम होता है टू क्रिएट कनेक्शन बिटवीन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस, उसका बाकी सबके साथ रिलेशन, हिस्ट्री, जियो, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैथमेटिकल, नेचुरल साइंस, लैंग्वेज, आर्ट एक्सेट्रा। तो ये सब जो है हमें यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए कुछ अप्रोचेस हैं जो सप्लीमेंटेड होती हैं बाय नंबर ऑफ मेथड्स, टेक्निक और स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो एक मेथड क्या है, एक मीन्स ऑफ प्रोसीजर है जो टीचर यूज़ कर सकती है जब वो टीचिंग लर्निंग करती है और जिससे लर्निंग जो है ईजी और इफेक्टिव होता है। तो काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिनमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं जो लॉजिकली और सिस्टमैटिकली अरेंज्ड करती है एक टीचर। अगर मेथड की डेफिनेशन की बात करें तो मेथड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक प्रोसेस है ऑफ प्लानिंग, गाइडिंग एंड शेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग लर्निंग विद अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये रिकॉग्नाइज करती है द इंपॉर्टेंस ऑफ द लर्नर्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कंसीडरिंग देयर इंटरेस्ट इंडिविजुअली और बाय स्ट्रेसिंग ऑन एजुकेशन एज बीइंग ए कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग एंड रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, मैथड काफ़ी यूज़फुल होता है, सक्सेसफुल होता है विद वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, जो नहीं है वो दूसरे के साथ भी सक्सेसफुल हो। तो इसीलिए एक टीचर जो है डिफरेंट ग्रुप के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकती है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानी जाती है। जो भी मेथड उनके लिए वर्केबल है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, कोई रिजिड फॉर्मलिज्म यहाँ पर नहीं है पर्टिकुलर मेथड्स को लेकर। देखिए पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे वहाँ पर क्या होता था, सिर्फ टीचर एक्टिव रहता था, बच्चों को पैसिव वे में बताया जाता था। ट्रेडिशनल में लेक्चर, टीचर एक्टिव है, क्वेश्चन आंसर्स में टीचर पूछ रहा है और बच्चे तभी एक्टिव हैं जब उनसे कोई आंसर देने को कहा जाता है। स्टोरी टेलिंग,
डन बाय द टीचर्स, टेक्स्ट बुक यूज बाय द टीचर, केस स्टडी डन बाय द टीचर। लेकिन जो मॉडर्न जो मेथड है उसमें देखिए कितने सारे आ चुके हैं, लाइव्ड एक्सपीरियंस, कम्युनिटी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हो, कंपैरेटिव यूज़ कर सकते हो, करंट इवेंट को ला सकते हो, डिबेट करा सकते हो, डायलॉग, डिस्कशन, ड्रामेटाइजेशन, रोल प्ले, एम्पेरिकल रिसर्च जिसमें बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है, एक्सकर्जन मतलब फील्ड वगैरह आप उससे रिलेटेड करा सकते हो, बाहर फील्ड रिसर्च करा सकते हो, इंडिविजुअल और ग्रुप प्रोजेक्ट करा सकते हो, ऑब्जर्वेशन, पैनल डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिफ्लेक्टिव इंक्वायरी, रिपोर्ट राइटिंग, सेमिनार, सोर्सेज, पैनल डिस्कशन, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे यूज़ करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मॉडर्न मेथड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अब हम इसके देखते हैं मेथड्स, काफ़ी सारे मेथड हैं, बहुत सारे हम कर भी चुके हैं, हमने एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो भी डाली हुई है इसके रिगार्डिंग, आप वहाँ भी देख सकते हो, बट ब्रीफ में हम इसे यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए लेक्चर मेथड क्या है, ओल्डेस्ट मेथड है, स्टूडेंट सिर्फ सुनते हैं, स्टूडेंट गो ऑन लिसनिंग एंड टेकिंग नोट्स, टीचर एक्टिव वे में रहता है। बेस्ट मेथड है फॉर लार्ज क्लासेस विद सीनियर स्टूडेंट, बट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि इसमें लिसनर जो है पॉजिटिव फील नहीं करते, वो पैसिव वे में बैठे रहते हैं, तो एक्टिवली वो इसमें प्ले नहीं कर पाते। लेकिन पॉजिटिव ये है कि अगर आप कोई दिक्कत आ गई, आप लेसन जो उनको समझा रहे हो आप इमीडिएटली उसको रिपीट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, स्टूडेंट्स को एक अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हो, उनको मोटिवेट कर सकते हो, उनको एक्सपीरियंस दे सकते हो सुनकर। ये सेव करता है टाइम को, एनर्जी ऑफ स्टूडेंट्स को, गुड मीन्स ऑफ स्टिमुलेटिंग देम, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप उनके में ईजिली इनकलकेट कर सकते हो। लेकिन डीमेरिट से है यहाँ पे बच्चे का अटेंटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अटेंटिव नहीं है तो आप उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाओगे अगर वो ध्यान से सुन ही नहीं रहा। कई बार बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस, डल हो जाता है, और एक ही पर्सन बार बार स्पीक कर रहा है तो दूसरे को थोड़ा सा लेजीनेस वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये लेक्चर मेथड था। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्कशन मेथड। देखिए डिस्कशन मेथड, दो से ज़्यादा बंदे आपस में किसी चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप थिंकिंग है, कलेक्टिव डिसीजन है, एजुकेशनल जो है वो ग्रुप में बच्चों को मिल रही है तो डिस्कशन है, जहाँ पे आइडियाज़ एक्सचेंज किए जाते हैं एक दूसरे के साथ। एक एग्रीमेंट होता है जो डिक्लेयर्ड पर्पस है एक डिस्कशन का, ये हमेशा ऑर्गेनाइज और अंडरटेकन होती है इन अ डिसिप्लिन एटमॉस्फेयर। एसेंशियल पार्ट होते हैं डिस्कशन के, देखिए लीडर, एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। टीचर खुद लीडर एज अ बिहेव कर सकता है यहाँ पे, लेकिन उसको डोमिनेट नहीं करना, पूरे सीन में वो सिर्फ गाइड करेगा, एज ए फैसिलिटेटर काम करेगा, कोई भी डिफिकल्टीज आएगी तो उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। ग्रुप क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, उनको हर एक को एंकरेज किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी एक टॉपिक पर, किसी भी एक प्रॉब्लम पर जो डिस्कस की जानी। और कंटेंट क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज है जो डिस्कशन के टाइम ट्रांजेक्ट किया जाना है। इसमें आप काफ़ी सारे रिसोर्सेज का यूज़ भी कर सकते हो, मैप का, चार्ट का, डायग्राम का। तो देखिए फ्रेंड्स ग्रुप वर्क है, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, कंट्रोल लेवल पर होता है। अगर टीचर अच्छे से एज अ लीडर बिहेव कर रहा है तो जो मेन थीम है उससे डेविएट नहीं होना चाहिए, अगर डेविएशन है तो वहाँ पर टीचर जो है हेल्प कर सकता है। तो एक फॉर्मल डिस्कशन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सिंपोजियम, डिबेट्स, पैनल डिस्कशन, तो बहुत सारी प्री प्लानिंग इसमें रिक्वायर्ड होती है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी ये बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट जो है डिबेट। डिबेट क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस में एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ किया जाता है। टीचर ऑफन यूज़ करते हैं इफेक्टिवली, जो इंक्रीज़ करते हैं स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट, उनका इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन करने के लिए उनको बहुत मोटिवेट किया जाता है। एक कोलैबोरेटिव वे में लर्निंग है जिसमें गैदर किए जाते हैं एविडेंसेस, इंप्रूव होता है उनका कम्युनिकेशन स्किल, डेवलप की जाता है लीडरशिप स्किल, टीम स्किल, तो काफ़ी सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो यहाँ पर जनरेट होते हैं। फ्रेंड्स डिबेट में ऑलमोस्ट होता क्या है, आर्ग्यूमेंट होता है, एक पॉजिटिव वे में बात, कोई भी एक टॉपिक उठाए, उसके पॉजिटिव आउटकम्स बोल रहा है और दूसरा उसकी अपोजिशन में बोल रहा है, तो इससे क्या होता है एक दूसरे को बेटर वे में जान पाते हैं। कलेक्शन ऑफ मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, पॉइंट्स को लास्ट में टीचर एक समराइज कर देता है, जैसे देखिए कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होता है, बच्चों को काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाती है। अगर वो पॉइंट को लास्ट में समराइज कर रहा है तो बच्चों को जो ग्रास्पिंग ऑफ टॉपिक है वो भी इजीली हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग वे में हो जाता है। तो एक ही टॉपिक के प्रोज और कॉन्स दोनों इसमें जानने को मिलते हैं। एक टाइप का एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जिसमें एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है, हेल्प करता है स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी चीज़ें याद करने में, और एक्टिव पार्टिसिपेंट भी बनाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड क्या करता है, देखिए ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपस में आकर कमिंग टुगेदर फॉर अ डिस्कशन ऑन लर्निंग ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड टॉपिक्स, किसी एक टॉपिक टेक्निक्स पर लर्निंग के लिए आकर कुछ लोग आपस में डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेमिनार। तो इसमें क्या होता है, स्पीकर को एक्सपर्ट होना मस्ट है, काफ़ी सारी थीम्स हम इसमें शेड्यूल कर सकते हैं थ्रू आउट द सेमिनार। पर्टिकुलर जो अटेंडीज़ होते हैं वहाँ पे वो अपनी चॉइस ऑफ टॉपिक्स चूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शनल टेक्निक है जिसमें एज इट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग सिचुएशन फॉर अ ग्रुप टू हैव अ गाइडेड इंटरेक्शन अमंग देमसेल्व्स ऑन अ पर्टिकुलर थीम, दिस आई टोल्ड यू, यहाँ पे दिया हुआ है ये। उसके बाद देखिए होता क्या है, हेल्प करता है सेल्फ लर्निंग में, प्रमोट करता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं जो भी सीख रहा है क्योंकि उन्हीं को मेन है अचीव करना। ग्रुप में काम किया जाता है एज अ होल एंड इंडिविजुअल ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अगर प्रॉपरली इसको सेमिनार को कंडक्ट किया जाए तो जो टीचर है वो काफ़ी सारे साइंटिफिक एनालिसिस, टेक्निक्स ऑफ रिसर्च, ये सब जो है स्टूडेंट के माइंड में इनकलकेट कर सकती है। तो हायर लर्निंग प्रोसेस रिक्वायर करता है इंटरेक्टिव और इंटीग्रेट मेथडोलॉजी को जो बेस्ड होती है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पर। तो ये सेमिनार मेथड है सच टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन और इंटरवेंशन जो है विद द लर्निंग एंड टीचिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो है फ्रेंड वो है पैनल डिस्कशन।
देखिए पैनल डिस्कशन में क्या होता है, ये भी एक तरह से टीचिंग लर्निंग टेक्निक है। आपने कई बार देखा होगा मूवीज़ वगैरह के रिव्यू के टाइम, जब काफ़ी 2-4 बंदे ऐसे ऊपर टेबल के अराउंड बैठे होते हैं चेयर्स पे और बाकी पूरी मीडिया सामने एज अ दर्शक बैठी होती, स्पेक्टेटर्स, तो वो एक तरह से पैनल डिस्कशन होता है। फ्यू पर्सन कैरी ऑन द कन्वर्सेशन इन फ्रंट ऑफ द पीपल, तो एंड ऑफ द कन्वर्सेशन में वो पीपल भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑडियंस जो है अपने क्वेश्चन पुट अप करती हैं, एक्सपर्ट जो है आंसर देते हैं और उनके पॉइंट्स को क्लैरिफाई करते हैं। देखिए पैनल अरेंज क्यों किए जाते हैं, ताकि एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो जनरेट हो पाए, उनको प्रोवाइड हो पाए, अवेयरनेस हो उनको थ्योरीज और पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स की, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ सॉल्यूशन टू सर्टेन प्रॉब्लम। मेंबर कौन होते हैं, एक तो इंस्ट्रक्टर, मॉडरेटर, पैनलिस्ट और ऑडियंस। पैनल डिस्कशन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि to provide a group an opportunity to hear knowledgeable person या speaker on a specific issue और topic, ताकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में एक पर्टिकुलर हमें नॉलेज मिल पाए। कोई भी अगर हमारे माइंड में डाउट आ रहा है तो वो हमारा सामने वाला पर्सन क्लियर कर दे। तो पैनल डिस्कशन में हेल्प होती है ऑडियंस की, फर्दर क्लैरिफाई होता है उनका जो भी मेन दिक्कत होती है, इवेल्यूएट करते हैं उस पोजीशन को रिगार्डिंग स्पेसिफिक इशू टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड एंड इंक्रीज करते हैं देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो बेनिफिट क्या होता है, एनकरेजेस करता है सोशल लर्निंग को, सोशली एक लर्निंग हो रही है, हायर कॉग्निटिव अचीवमेंट होती है और इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होते हैं। डेवलप करता है एबिलिटी ऑफ लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को। कैपेसिटी टू रिस्पेक्ट ईच अदर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके पर्सपेक्टिव सेम हो, सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम हो, तो एक दूसरे के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे रिस्पेक्ट करना आ जाता है और एनालाइज हो जाता है सच आइडियाज़ एंड व्यूज़। नेक्स्ट जो है फ्रेंड वो है इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रोजेक्ट। देखिए टीचिंग लर्निंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, इंडिविजुअल जो प्रोजेक्ट है वो एक लर्नर को कम्प्लीटली ये टास्क इंडिविजुअल वे में कराता है, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी उसको देता है ताकि वो खुद से इन्फॉर्मेशन गैदर करे, खुद से उसको रिप्रेजेंट करे और काफ़ी नॉलेज जो है एक्वायर करे। जबकि जो चीज़ ग्रुप में होती है वहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे मेंबर्स होते हैं, पर्टिकुलर हर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ टास्क दे दिया जाता है, वो इकट्ठे आते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर अपना जो भी है वेरी सोर्स से और उसको आगे प्रेजेंट करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी उनके पास क्या होती है कि वो आपस में एक दूसरे से भी लर्न कर सकते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे फील्ड रिसर्च, प्रोजेक्ट वर्क, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन देख सकते हैं। जैसे फील्ड रिसर्च आया तो जैसे कोई भी पंचायत है, स्टेट असेंबली है, पार्लियामेंट है, रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस टॉपिक्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वॉल्वमेंट होता है एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस में, जिससे लर्निंग जो है मोर मीनिंगफुल होती है और परमानेंट होती है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर क्लासरूम जो इंस्ट्रक्शन हम उनको ऐसे ही दे रहे होते हैं। तो कुछ प्लेसेस और भी हैं जैसे म्यूजियम, पार्लियामेंट, कोर्ट्स या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, तो ये सब रिपोजिटरी होते हैं इन्फॉर्मेशन के। कलेक्टेड आर्टिफैक्ट्स, आर्चिवल रिकॉर्ड्स, पैम्पलेट्स, मॉडल्स, ये भी एक प्ले करते हैं मेजर रोल इन अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज ऑफ द लर्नर। दे प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इन्वॉल्वमेंट इन अ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मेक्स लर्निंग मोर मीनिंगफुल एंड परमानेंट। सो फ्रेंड्स देखिए बहुत ज़रूरी है हर बार क्लासरूम लर्निंग ना हो, टेक्स्ट बुक से ही ना उनको पढ़ाया जाए, आप उनको गो थ्रू भी कराइए, काफ़ी सारे मेथड्स और भी कराइए ताकि लर्निंग जो है उनके लिए बेहद बेनिफिशियल हो पाए। फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। देखिए हम टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को एज अ कमोडिटी यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, इजीली ग्रैब करने के लिए, इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, तो हेल्प करता है हमारी लर्निंग हमारे ही पेस के अकॉर्डिंग हम अचीव कर पाएँ। तो कैपेसिटीज़ होती है टू प्रोवाइड रियल एक्सपीरियंस, ऑलमोस्ट रियल एक्सपीरियंस को गेन करने में। तो रेडीनेस क्रिएट करता है हमारे माइंड में, हमें हेल्प करता है फास्टर लर्न करने में, लॉन्गर टाइम तक हमारे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन रिटेन रहती है, मैक्सिमाइज हम अटेनमेंट कर पाते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद हमारी जो कैपेसिटी टू थिंक होती है और जो इमेजिनेटिव पावर होती है वो भी एनहेंस होती है। फाइंड करते हैं हम ईजियर वे टू कनेक्ट विद व्हाट इज बीइंग टॉट एंड एबल टू रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। हम रिसोर्स का यूज़ करके एक सर्टेन इमेज हमारे माइंड में बना देते हैं, लर्निंग मोर एक्टिव हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे सारे सेंसेस जो हैं वो इंडिविजुअल के आर बीइंग यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू मेक थिंग्स क्लियर एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड वी यूज रिसोर्सेज। तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी हमने इसके मेन बेनिफिट्स के बारे में बात की, तो अब देखते हैं कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़ कर सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए क्योंकि मस्ट है उनके बारे में जानना, इसके सिग्निफिकेंट टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, आप किसी बुक के थ्रू, आर्चिव्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू ये सारी चीज़ें उनको बता सकते हो। प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज आप उनको दे सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो उनकी ताकि वो लर्न कर पाएँ लैंग्वेज ऑफ द लेजिस्लेशन। तो टीचर जो है कैन मेक यूज़ ऑफ दिस रिसोर्स इन मेकिंग द स्टूडेंट्स लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट और इंडियन डेमोक्रेसी भी। उसके बाद आप चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें अच्छे से बच्चा एक चीज़ों को ग्रैब कर सकता है, वो इनेबल करता है स्टूडेंट्स को इन आइडियाज़ को सोचने के बारे में, विजुअलाइज करने के बारे में। फ्रेंड्स हम ब्रीफ में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पहले जो है 2 वीडियो में हम कर चुके हैं, उसके अलावा हमने टीचिंग रिसोर्सेज की पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो है एटलस का यूज़ कर सकते हैं, मैप का यूज़ कर सकते हैं, ग्लोब का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्लेन करने में डिटेल्स ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट्स काफ़ी हेल्पफुल है। एक्सप्लेन करते हैं रीजनल कंडीशन को, लोकेशन को, सिग्निफिकेंसेस
इसको। फिर न्यूज़पेपर देखिए, डेली न्यूज़पेपर अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छा लर्निंग रिसोर्स है। सोशो पॉलिटिकल न्यूज़ उसमें इतनी आती हैं जो बच्चा ईजिली अपने माइंड को पॉलिटिकल न्यूज़ से अवेयर कर सकता है कि क्या चीज़ चल रही है आज, तो कौन कौन से इश्यूज़ हमारे जनरेट हो रहे हैं हमारे नेशन में। तो करंट हैपनिंग्स के बारे में न्यूज़पेपर जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो क्लासरूम में हम इसको सर्टेन कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैगजीन है जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है गवर्नमेंट के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, और एक पॉलिटिकल क्लासरूम में भी हम मैगजीन को यूज़ कर सकते हैं। मूवी है, इंटरेस्टिंग वे है, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग एड है। काफ़ी कंसेप्ट हम लॉन्ग टाइम तक हमारी मेमोरी में रिटर्न कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं सेवरल वाइटल मैसेज को थ्रू अ मूवी। तो काफ़ी एजुकेशनल वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करती हैं अगर मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में या क्रिएटिव वे में बनाई गई हो। कुछ ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स भी हैं, इंटरनेट भी है, मल्टीमीडिया भी है। तो एक्सचेंज एंड ग्रोथ ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इन सब के थ्रू बहुत ही जल्दी हो जाती है। ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्म है फ्रेंड्स। इसके अलावा जैसे टेक्स्ट है, ऑडियो है, स्टिल इमेजेस है, एनिमेशन है, वीडियो है, इंटरेक्टिव कंटेंट फॉर्म है। ये सब हम एज अ टीचिंग लर्निंग रिसोर्स टू टीच पॉलिटिकल साइंस में हम यूज़ कर सकते हैं, पॉलिटी में यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रिसोर्सेज इतने ही थे। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए, हम पर्टिकुलर उसके लिए वीडियो भी लेकर आएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।